चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे सौर मंडल के बारे में। ठीक है, देखिए सौर मंडल अर्थात सूर्य का अपना मंडल, सूर्य का अपना एक सिस्टम है जिसके चारों ओर ग्रह और ग्रह के चारों ओर उपग्रह, ठीक है, ये चक्कर लगाते हैं। तो ये जो सूर्य है इसी का ध्यान रखना, ये सारा परिवार है। हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले क्या हुआ था, जब सौर मंडल की खोज हुई थी तो सौर मंडल के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ध्यान रखना कोपरनिकस ने दिया था। क्या दिया था? कोपरनिकस ने कहा था कि एक सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बताया, एक सौर मंडल है। ठीक है, तो सौर मंडल के बारे में सबसे पहली जानकारी जो दी वो किसने दी बताइए? कोपरनिकस ने दी। लेकिन कोपरनिकस ने कहा था कि ऐसा पूरा कंप्लीट नहीं बोल पाया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो किस कक्षा में लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं बताई। केवल एक बताया कि सौर मंडल है, ठीक है, और ये जो सौर मंडल है, ठीक है ना, इस सौर मंडल का ध्यान रखना। पहले बोला उसने क्या कि इसका केंद्र कौन है? पृथ्वी। बाद में संशोधन किया और फिर कहा नहीं, सूर्य है, क्योंकि सूर्य का ये ध्यान रखना मंडल है। तो उसने कहा कि पूरा सौर मंडल है। सौर मंडल का उसने शुरुआत में माना था केंद्र किसको? पृथ्वी को। फिर बाद में उसने संशोधन किया अपनी बातों को और कहा कि सूर्य इसका केंद्र है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में सबसे सटीक जानकारी जो दी वो दी केपलर ने। केपलर नाम के एक विद्वान रहे, उन्होंने रियलिटी में बताया कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो एक्चुअल में वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। अगर वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो आप जानते हो, अगर इसके केंद्र में सूर्य होगा और वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो इस ग्रह की सूर्य से हमेशा दूरी क्या रहेगी? निश्चित रहेगी, अर्थात वो बदलती नहीं रहेगी। लेकिन प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम बात करते हैं सूर्य की, ठीक, इस सूर्य के बारे में बात करें तो पृथ्वी जो है वो एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर ना लगाकर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। क्यों? क्योंकि इससे ध्यान रखना सिद्ध होता है जिसके एक नाभि है। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। देखिए, जब कोई ध्यान रखना व्रत होता है तो उसका केवल एक केंद्र होता है, लेकिन जब इसे दबा दिया जाता है तो इसके दो सेंटर बन जाते हैं, एक के सेंटर, तो इसे केंद्र ना कहकर नाभि कहते हैं। तो उसने यही कहा कि जो पृथ्वी है या ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर ना लगाकर एक्चुअल में क्या करते हैं, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये होता है व्रत, चारों तरफ से एक जैसा, और अगर इसे हम दबा देते हैं, ध्यान रखना, तो क्या बन जाते हैं? दीर्घ व्रत। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये सिद्ध कैसे होता है? क्योंकि आप जानते हो हम बात करते हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ पर 3 जनवरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, डेट क्या आएगी आपकी? 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है। 3 जनवरी क्या होती है? ये जो पृथ्वी है, ठीक, ये चक्कर लगाती हुई आती है, तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को। इस घटना को उपसौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उपसौर के नाम से। ठीक है ना, मतलब जब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाकर सबसे निकट आती है किसके? सूर्य के, ऐसी घटना कहलाती है उपसौर। उपसौर मतलब बिल्कुल सूर्य के समीप। ये होती है कब घटना? 3 जनवरी को सूर्य सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी के। ठीक है ना, तो आप जानते कहलाती घटना उपसौर। और इस समय जो दूरी होती है 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। इसका मतलब 14 करोड़ 73 लाख किलोमीटर जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? इसकी डिस्टेंस होती है उस समय। ठीक है ना। दूसरी बात हम करें, जब पृथ्वी यहाँ पर रहती है तो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर रहती है। देखो यहाँ से देखो उपसौर, यहाँ देखो क्या आएगा? अपसौर। तो ये होती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहती है। ठीक है ना, 4 जुलाई को इस घटना को बोलते हैं क्या? अपसौर। इस दौरान आप जानते हैं दूरी कितनी होती है? 15 करोड़, ठीक है ना, 23 लाख किलोमीटर। इसका मतलब ये सारे निष्कर्ष से हमें क्या पता चलता है कि 3 जनवरी को ध्यान रखना सूर्य सबसे नज़दीक होता है, इसे उपसौर कहा जाता है।
और 4 जुलाई को ध्यान रखना सबसे दूर रहता है, इसे हम क्या बताइए अपसौर के नाम से जानते हैं। तो उपसौर अपसौर की घटना क्यों हो रही है? क्योंकि एक्चुअल में ध्यान रखना जो ग्रह हैं वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर न लगाकर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो मुझे बताओ ऐसे नजदीक और दूर होने की घटना होगी क्या? नहीं। आप जानते हैं ना वृत्त में तो हमेशा सेम रहेगा चारों ओर, लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है। और देखिए उपसौर में ये 14.73 करोड़ किलोमीटर रहती है, राइट। और अगर हम बात करते हैं इसको करोड़ किलोमीटर लिख दो, पूरा करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ए भी क्या आएगा? करोड़ किलोमीटर। तो 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है बिल्कुल नजदीक, और दूर कितनी होती है? 15.23 करोड़ किलोमीटर। मतलब आप जानते हो इतना डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। तो हाल ही में बाद में पढ़ेंगे सब चीजों को, बस ये सिद्ध कर लीजिए क्या कि केपलर ने कहा क्या कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती हैं जिसके एक नाभि में कौन होता है? सूर्य होता है। फिर उसने और भी डिटेल जानकारी दी जो आपके काम का नहीं है। दूसरा उसने नियम कहता है कि जो बुध होता है, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, कोई भी हो, इनके द्वारा एक समय में एक निश्चित क्षेत्रफल तय किया जाता है। क्या होता है? निश्चित क्षेत्रफल तय किया जाता है। कैसे? देखिए आप जानते हो अगर हम बात करते हैं ये सूर्य है, इसके पास में क्या बताइए? बुध है, और इसके साथ में बताइए क्या? शुक्र है। आप एक निश्चित एंगल बनाकर मान लीजिए अभी ये यहां पर है, क्या होगा? मान लीजिए क्या होता है उदाहरण तौर पे ये 1 महीने बाद ये मान लीजिए यहां पर आते हैं, 1 महीने बाद ये यहां पर आते हैं, तो आप जानते हो क्या होगा? ये वाला जो भाग है ये ज्यादा चक्कर लगाएगा। ऐसा ना समझो इसको, ना, एक मिनट को जगह कहां पर है, इसको मिटा दो ना, ये तो काम का नहीं है अब। देखो जो सूर्य के नजदीक होगा, जो सूर्य के नजदीक होगा वो सबसे कम समय में अपना क्या करेगा? परिक्रमण काल पूरा करेगा। सीधी सी बात है। अगर मैं बोलूंगा मैं केंद्र हूं, मैं केंद्र, मेरा चक्कर लगाओ, तो बाजू वाला क्या करेगा? तुरंत घूम जाएगा। इधर वाला क्या करेगा? दूर से घूमेगा। उधर वाला क्या करेगा? ऐसा घूमेगा। बाहुबली में खड़ा कर दो, कहाँ घूमेगा? थाने में खड़े कर दो, तो क्या आएगा? जितना ज्यादा केंद्र से दूर होते जाएगा उसके द्वारा जो चक्कर है उतने अधिक समय में लगाया जाएगा, परिक्रमण काल क्या बताइए? ज्यादा होगा। तो यहां पर बात आती है कि अगर मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये पास में ध्यान रखना आपका क्या? बुध ग्रह, और मान लो ध्यान रखना दूर क्या बताइए? बृहस्पति। अभी देखो दोनों में, देखो ये बुध जो है वो कम टाइम में चक्कर लगाएगा, तो आप जानते हैं 88 दिन में चक्कर लगा लेता पूरा, बहुत कम समय में ना ये वाला, ठीक है। और एक काम करो पृथ्वी को ले लो, क्योंकि पृथ्वी आप जानते हो ना, इसलिए चलो पृथ्वी को ले लो। देखो पृथ्वी ये पूरा चक्कर लगाती कितने बताइए? 365 दिन और 6 घंटे में ना। ये लगाती कितने बताइए? 88 दिन में। अब दोनों में देख लो, पृथ्वी दूर है तो वो ज्यादा टाइम में चक्कर लगाएगी, बुध पास में है तो कम टाइम में चक्कर लगाएगा। अब देखो ये यहां से यहां तक आने में इसे लगाएंगे 88 दिन, और ये जो पृथ्वी है यहां से यहां आने में कितना लगाएगा? 365 दिन। अब एक उदाहरण तौर पे देख लो, नियम बनाओ। देखो ये वाला भाग 88 दिन है, तो 88 में 4 का भाग दे दो, जो 4 पार्ट मार देते हैं इसको, तो कितना आएगा आपका? 22। तो मुझे बताओ 22 दिन में कहां पर आएगा? ये यहां आ गया, श्योर आ गया। 22 दिन में यहाँ आएगा ना, 22 दिन में यहाँ आएगा ना, 22 दिन में यहाँ आएगा, 22 दिन में यहाँ, मतलब 88 दिन में क्या हो गया? आ गया ना। उसी प्रकार इसको मान लो 365 दिन बटे कितना आएगा? 4 नाम 36, 4 एकम 4, 91 दिन। तो आप जानते हैं यहाँ पर आएगा ना लगभग, तो 91 दिन में आएगा। तो मुझे बताओ 22 दिन में कितना आएगा? 91 में इतना, तो 45 में इतना, इसके आधे इतना, समझ रहे हो? तो 22 दिन में कितना आएगा? ये देखो ये, तो पृथ्वी 22 दिन में यहां आती है, बुध 22 दिन में यहां आता है। तो आप जानते हो ये अलग अलग हो रहा है, लेकिन केपलर कहता है, देखो क्या कहता है, 22 दिन में इसने इतना क्षेत्रफल तय किया। देखो यहां से यहां इसने इतना क्षेत्रफल तय किया, ठीक। और 22 दिन में इसने यहां से इतना क्षेत्रफल तय किया। पता है आपको, अद्भुत बात यह है कि दोनों क्षेत्रफल इक्वल हो जाते हैं।
क्यों? अरे ये सकरा है लेकिन लंबा है, ये छोटा है लेकिन चौड़ा है। बात तो बराबर पड़ी नहीं पड़ी? अगर आप बोलोगे, एक आप क्या करिए, एक रबर का इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसका क्षेत्रफल है इतना, अब इसको ऐसा खींच दो आप, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, तब भी क्षेत्रफल बराबर तो आएगा ना। चौड़ा है, लंबा भी है। अब लंबा ज्यादा हो गया तो चौड़ा तो कम होगा ना। तो ये कहता है क्या कि एकांक समय में, मतलब एक फिक्स टाइम ले लो, 22 दिन इसका भी ले लो, 22 दिन इसका भी ले लो, इस दौरान जो क्षेत्रफल तय करते हैं केंद्र से, वो हमेशा क्या होता है? इनका बराबर होता है। खैर ये आपके पेपर में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, ऐसा बताया उसने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो पहला नियम क्या बताया उसने कि जो ग्रह होते हैं चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर न लगाकर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एक। दूसरा आएगा ग्रह के द्वारा एकांक समय में, मतलब निश्चित समय में सभी ग्रह के द्वारा समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। कोई लंबा बनाता है, कोई चौड़ा बनाता है, लेकिन क्षेत्रफल कैसा होता है? बिल्कुल सेम। ये ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड नियम कहता है कि जो आवर्त काल होता है, अर्थात इनका जो परिक्रमण काल होगा, वो इनकी त्रिज्या के अनुपात में डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज्यादा त्रिज्या होते जाएगी, परिक्रमण काल अर्थात चक्कर लगाने में लगा समय क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये 3 बातें उसने बताई मोटे तौर पर, ठीक है। खैर वो हम सब नहीं पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ रहे हैं आज सौर मंडल को, ठीक है। तो यहां पर जो सूर्य है, सूर्य के बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनके बारे में कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कवर करते हैं, ताकि ये तैयार हो जाए। बुध के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह है, तो बच्चों को लगता है सर सबसे ज्यादा गर्म होगा, रहता है। जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो सर्वाधिक क्या बताइए? गर्म होगा? बिल्कुल नहीं। रीजन क्यों? देखो एक्चुअल में ध्यान रखना, आप उसे ज्यादा गर्म कहोगे, दिन में इसका तापमान 200-250 पहुंच जाएगा मान लीजिए, और रात में माइनस में पहुंच जाएगा, तो कैसे गर्म कहोगे क्या? जैसे मान लो कोई इंसान की, ध्यान रखना, लॉटरी लग गई, एक दिन में करोड़पति, दूसरे दिन सट्टा में हार गया फुटपति, तो एक दिन में करोड़पति, दूसरे दिन फुटपति, तीसरे दिन करोड़पति, चौथे दिन फुटपति। बताइए इसको क्या कहेंगे? करोड़पति कहोगे क्या? नहीं कहोगे ना। एक्चुअल में कोई भी चीज क्या होती है? स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये रहता है, दिन में सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में इसका तापमान एकदम से बढ़ जाता है, और रात में जैसे ही सूर्य की रोशनी गई एकदम से घट जाता, माइनस में आ जाता है। क्यों आता माइनस में? क्योंकि आप जानते हैं दिन में ग्रह गर्म होते हैं लेकिन रात में ठंडे होते हैं। हमारी पृथ्वी दिन में गर्म होती है, रात में उतनी ठंडी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे में वायुमंडल है, और वायुमंडल में चूंकि CO2 गैस है, तो क्या करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से हमारी पृथ्वी गर्म है, हमारा वायुमंडल गर्म है। नहीं तो आपको बता दें, दिन में पृथ्वी या कोई भी ग्रह गर्म होता है, रात में ठंडा हो जाता है। दिन में जितना गर्म होता है उतना रात में ठंडा हो जाता है, ले देखिए बराबर ही होता है। लेकिन पृथ्वी में तापमान अभी एक्चुअल में एवरेज रहता है। रीजन क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव। जानते हो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है बेटा? आपको मैंने याद करो, जब मैंने सूर्य पढ़ाया था उसके पहले वाले पोर्शन में, तब बताया था सूर्य की किरणों जो होती हैं 7 तरंग रहती हैं। याद करो, गैमा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स बताया था। तो उनमें जो अवरक्त किरणें थी वो उनमें क्या था? गर्म करने का गुण पाया जाता था। तो आपको बता दूं मैं, जब मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर ध्यान रखना ये वायुमंडल है। जब इस सूर्य से ये अवरक्त किरणें आती हैं, अवरक्त किरणें आती हैं, तो आप जानते हैं ये आने वाली किरण कहलाती है सौर विकिरण, क्योंकि सूरज की है। ये कहलाती है सौर विकिरण। मान लो मैं, हमारा जो वायुमंडल में CO2 होती है, ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, वो इसको ध्यान रखना नहीं रोकती हैं, इसको नहीं रोकती हैं, अर्थात आर पार चली जाती है। इसलिए मान लो मैं पृथ्वी गर्म हो जाती है, ध्यान रखना, ये क्या हो जाती है? पृथ्वी आपकी गर्म हो जाती है।
क्यों? क्योंकि जो सूरज का विकिरण आता है, सौर विकिरण आता है, उसको वायुमंडल नहीं रोकता है, उसको वायुमंडल नहीं रोकता है। तो पृथ्वी में आकर क्या बताइए टकराता है, पृथ्वी क्या हो जाती है बताइए गर्म। पृथ्वी क्या हो जाती है बताइए गर्म। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो जब रात में पृथ्वी को ठंडे होने की बारी आती है, क्यों? कोई भी चीज हम गर्म करते हैं तो गर्म होते जाता है और एक समय के बाद वो स्वतः ठंडा होते जाता है, होता ना। पानी गर्म करते हो तो गर्म होते जाता है, जैसे ही गर्म करना बंद करो ठंडा होने लगता है। तो पृथ्वी रात में ठंडा होना स्टार्ट होती है तो वो भी क्या करती है, विकिरण को उत्सर्जित करती है। पृथ्वी के विकिरण को कहते हैं पार्थिव विकिरण, क्या बोलते हैं, अर्थ रेडिएशन, राइट। तो सूरज से आने वाला कहलाता है सौर विकिरण और पृथ्वी गर्म होकर मुक्त करती कहलाती है क्या, पार्थिव विकिरण। तो एक्चुअल में हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो CO2 होती है ना बेटा, ये पार्थिव विकिरण को ऊपर नहीं जाने देती है, इसीलिए हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। ये खास बात है। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो ये भी चली जाती तो ले देखिए सब बराबर, समझ रहे हो। मतलब जो हमारे यहाँ पर CO2 का लेयर है, वायुमंडल है, ये क्या करता है मालूम है, ये सूरज से आने वाला जो गर्म विकिरण है, सौर विकिरण, उसमें कौन सा रहता है, अवरक्त, वो आता है, इसको रोक नहीं पाता है। ये पृथ्वी गर्म हो जाती है। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है दिन भर में और जब रात में पृथ्वी ठंडी होती है तो ये विकिरण क्या होता है, निकलता है। अब वायुमंडल इसको पार नहीं होने देती तो यही रहता है, यही रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ के वायुमंडल को गर्म कर देगा, इसलिए पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाती इतनी। लेकिन दिन में बहुत गर्म होता है और रात में जब ठंडा होने की बारी आई तो पूरा विकिरण फेंक देता है, क्योंकि रोकने वाला कुछ होता ही नहीं। तो रात में एकदम से तापमान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसलिए अगर किसी ग्रह में सबसे ज्यादा तापांतर बोले, तापांतर मतलब दिन में मैक्सिमम, रात में बिल्कुल मिनिमम, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा कहां होता है, बुध में। तो ध्यान रखना इस बात का, लगेगा दिमाग में सर बुध सबसे पास में है तो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, नहीं। औसत तापमान इसका ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, रात में बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वायुमंडल नहीं है और ग्रीन हाउस प्रभाव यहां पर देखने को हमें नहीं मिलता है। ध्यान रखना। अगर कोई बोलेगा भैया कि बुध इतने पास में है सूर्य के, फिर भी इतना गर्म क्यों नहीं है, उसकी वजह है गर्म तो होता है लेकिन रात में ठंडा हो जाता है। उसकी वजह क्या है, उसमें कोई CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें वहां पर मौजूद नहीं है, राइट। बुध चूंकि सबसे पास में है, इसलिए सबसे शॉर्ट टर्म में अर्थात सबसे कम समय में अपना परिक्रमण कर लेता है। मात्र इसको लगते हैं 88 दिन। इस प्रकार आप जानते हो सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन में पूरा कर लेता है। परिक्रमा काल याद मत करना किसी का, बस एक अंदाज रहना कि भैया जो पास में रहेगा वो क्या करेगा, जल्दी चक्कर लगाएगा, जो जितना ज़्यादा दूर होते जाएगा वो उतना लॉन्ग टर्म में चक्कर लगाएगा। बस इतना सा दिमाग में रखना आप बातें, ठीक है। बुध में ध्यान रखना आपको क्या मिलेगा, इसमें कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, यही बोलता है सबसे नजदीक का ग्रह, ठीक है, नजदीक का ग्रह। बस बुध से मैंने अभी तक देखा नहीं कि क्वेश्चन आता होगा कभी, ठीक है ना। और बुध के बारे में ज्यादा जानकारी मिली ही नहीं है, क्योंकि बुध के बारे में कोई सैटेलाइट ज्यादा गई भी नहीं है, कोई नहीं गए, ठीक है ना। जब तक सैटेलाइट नहीं जाएंगे भाई, देखो देखना एक अलग बात है, दूरबीन से देख लिए बुध, हाँ बुध बढ़िया है, अब जानोगे कि अंदर क्या है बाहर क्या है, वो तो जब उपग्रह भेजाओगे, जब वो चक्कर लगाएंगे तब बताएंगे। अगर आज देखा जाए सबसे ज़्यादा जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है किसकी, मंगल की, क्योंकि मंगल में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट गए हैं, मंगल में सर्वाधिक सैटेलाइट गए हैं, और जितने ज़्यादा सैटेलाइट जाएंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में आएगी। ऐसा तो नहीं होगा ऊपर कि आप यहाँ पर देखते जाओ बुध, अच्छा बुध दिख रहा है तो बस जीके बनाते जाओ बुध का देख के, ऐसा नहीं बनता वो। जब तक आप उसके चारों चक्कर नहीं लगवाओगे ग्रहों उपग्रहों को, जब तक प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी तब तक तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो बुध के बारे में ज़्यादा कुछ याद मत करना, बस नज़दीक का ग्रह है, इतना पर्याप्त है, ठीक है। शुक्र से ज़्यादा पेपर में आता है, और शुक्र के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जानकारी वो खुद देती है, क्योंकि एक्चुअली मालूम बेटा ये जो ग्रह है ना, पहले सब भगवान थे, सब देवता थे, समझ रहे हो। हिंदू धर्म के अनुसार ये सब देवता थे, बृहस्पति, शनि, नहीं सुने हो, यम महाराज, उनके भैया यमराज, तो आप जानते हैं सब भगवान थे, ठीक है। तो इनकी जानकारी हमें ग्रंथों में मिलती है ज़्यादा, ठीक है। ये जो शुक्र है
पहले ध्यान रखना, मालूम में जो शुक्र था, ठीक है ना, देवता रूप में था, तब मालूम में ये इसका ठेका होता था क्या, कि जिसको ध्यान रखना सुंदर पुत्र चाहिए, सुंदर पुत्र चाहिए, ठीक है ना, सुंदर ध्यान रखना आपको पति चाहिए, सुंदर आपको पत्नी चाहिए, मतलब सबको सुंदर चाहिए और सब लोग सुंदर बच्चे की कामना करते थे। तो जो ध्यान रखना बच्चे की कामना करते थे, पहले बोलते ना अरे भाई कुछ भी बच्चे हो जाएं, कैसे भी हो जाएं, बच्चे हो जाएं बस, फिर ज़्यादा बच्चे होते तो नहीं, अब सुंदर बच्चे चाहिए, सब डिमांड अलग रहती थी। तो उस समय मालूम है बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं तो मंगल की पूजा करते थे, मंगलनाथ, मंगलनाथ का मंदिर भी उज्जैन में है, देखना भारी भीड़ होती है वहाँ पर, सारी महिलाएं 16 श्रृंगार ले जाके देती हैं, ब्लैकमेलिंग करती, दे दो ना हमें बच्चा होना चाहिए हमारा, तो वो पूजा करते रहते हैं उनकी। मंगलनाथ का मंदिर है कहाँ पर, उज्जैन में। और आप जानते हैं जो शुक्र है इसमें सुंदर पुत्र की कामना करना है तो शुक्र की पूजा की जाती थी, इसीलिए इसे पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे सौंदर्यता का देवता कहा जाता था। शुक्र को क्या बोलते थे, सौंदर्यता का देवता कहा जाता था। लेकिन दिखने में सबसे हैंडसम कौन है, शनि। तो दिखने में सबसे सुंदर कौन है, शनि, लेकिन पेपर में दिखने वाला नहीं आएगा, पौराणिक कथा के अनुसार आएगा। तो ध्यान रखना, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, भाई कौन सबसे अच्छा दिखता है सुंदर, तो बोले भाई शनि दिखता है, लेकिन पेपर में जब आता है कि सौंदर्यता क्या देवता, तो भाई शनि मत लिखना, कौन आएगा, शुक्र, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे आप जानते हो हमारी पृथ्वी और जो शुक्र है इसका परिक्रमण काल लगभग बराबर है, इनका जो साइज है इनका साइज लगभग बराबर है, इसीलिए ध्यान रखना ये क्या कहलाती है बताइए, बहन। शुक्र को बोलते हैं क्या, पृथ्वी की बहन, ठीक है ना। हाँ, तो क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना दोनों जुड़वा बहन है, पृथ्वी और शुक्र, ठीक, जुड़वा बहन या बोलेंगे पृथ्वी की बहन, ठीक है ना। शुक्र के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं इसके वायुमंडल में, इसमें वायुमंडल है, ठीक है ना, इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा CO2 गैस है, ध्यान रखना, इसके वायुमंडल में सर्वाधिक CO2 गैस है। जैसे हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है, उसी प्रकार इसके वायुमंडल में सर्वाधिक CO2 गैस है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, यही कारण है कि जब सूर्य से विकिरण आता है तो शुक्र बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन रात में जब ठंडे होने की बारी आती है तो शुक्र से जो विकिरण जाता है ये पूरी CO2 उसको रोक लेती है। ज्यादा CO2 होने की वजह से ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव होने से तापमान ज्यादा हो जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होता है वो कौन है, शुक्र। ध्यान रखना, भली बुद्धि की तुलना में सूर्य से दूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रखा जाता है कि कौन पृथ्वी, कौन सूर्य के पास में है, कौन दूर है, इससे मैटर नहीं है, कौन विकिरण को रोक रहा है उत्सर्जित होने से, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या है, CO2 अधिक होने की वजह से क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादा होता है, यही कारण है कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है आपका, शुक्र, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो क्या आएगा आपका, शुक्र। जितने भी ग्रह होते हैं हमेशा वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, याद है, बताया था मैंने, जितने भी ग्रह होते हैं पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन दो ऐसे ध्यान रखना ग्रह हैं जो क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की चक्कर लगाते हैं, वो है शुक्र और है वो क्या, अरुण। ध्यान रखना, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे चक्कर लगाते हैं, सारे लगाते हैं कहां, पश्चिम से पूर्व, ये लगाते हैं कहां बताइए, पूरब से पश्चिम। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए मालूम है जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं उसके विपरीत चक्कर लगाते हैं, लेकिन जैसे तारे चक्कर लगाते हैं उनकी दिशा में लगाते हैं। क्यों, तारे कैसे चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम, तारे कहाँ लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम। देवी क्या लगा रहे हैं बताइए, पूर्व से पश्चिम, इसलिए इन्हें तारा भी कहा जाता है। इसीलिए ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा चमकदार होता है CO2 की वजह से, इसलिए मालूम इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं या चमकीला तारा भी कहते हैं। तारा क्यों बोले हमने इसको, क्योंकि इसमें तारा की प्रॉपर्टी पाई जाती है पूरब से पश्चिम दिशा में जाने की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने समय में पृथ्वी चक्कर लगाती है उतने समय में भी ये अपना चक्कर लगाता है। इसीलिए आप जानते हैं जब सूरज पूरब से उगता है, जब सूरज पूरब से उगता है तो बाजू में दिखता है शुक्र, इसीलिए ध्यान रखना है इसको उगता हुआ क्या तारा या भौर का तारा कहते हैं। भौर मतलब सुबह का वेला, जो मॉर्निंग टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, भौर, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, भौर का तारा,
किसे बोलते हैं? शुक्र को। और जब ध्यान रखना पूरा की पूरा घूम के जब अस्त होने लगता है कौन? सूर्य, तब ये बाजू में दिखता है क्योंकि इसकी परिक्रमा भी सेम है, तो इसको बोलते हैं क्या? सांझ का तारा। तो भौर का तारा व सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। भौर का तारा एवं सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है ना, किसे कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, शुक्र के ध्यान रखना वायुमंडल में सबसे ज्यादा CO2 गैस है। CO2 गैस आप जानते हैं सबसे ज्यादा भारी गैस होती है वायुमंडल में, तो CO2 गैस होने की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। जानते हो हमारे यहाँ पर अपनी जो वायु होती है वह भी प्रेशर क्रिएट करती है, लेकिन हमारे इसमें देखा जाए तो कार्बन का CO2 का स्तर मात्र 0.04% है, जबकि 71% आपका क्या नाइट्रोजन, 21% आपका क्या ऑक्सीजन है। तो ये हल्की गैसें हैं, इसलिए हमारा वायुमंडल का प्रेशर क्या बताइए? 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। तो आप जानते हो 1 वायुमंडलीय दाब है हमारा प्रेशर पृथ्वी में, ठीक है ना। रीजन क्यों? क्योंकि कम इसलिए क्योंकि हमारे वायुमंडल में हल्की गैसें हैं। लेकिन आपको बता दूं हम इसमें जाएंगे शुक्र में तो CO2 गैस अधिक मात्रा में है, तो CO2 होती है भारी, इसीलिए प्रेशर को बढ़ा देती है। और जब प्रेशर बढ़ता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, अर्थात उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। एक वायुमंडलीय दाब पर पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो अब वो 100, जैसे ही दाब बढ़ा दिया जाता है अब वो 100 में नहीं उबलेगा, वो 120, 150, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने उबलेगा। तो ऐसी कंडीशंस हम कहाँ क्रिएट करते हैं? प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में ध्यान रखना ढक्कन लगा देते हैं, ज्यादा गैस हो तो सीटी मार के निकलती है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं क्या ढक्कन लगाने से क्या होता है? जो बाष्प बनती है वो ढक्कन के अंदर ही रहती है, तो और प्रेशर क्रिएट करती है पानी के अंदर, तो क्या हो जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या बताइए? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, इसलिए खाना क्या बताइए? जल्दी बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखना प्रेशर कुकर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेशर कुकर की ध्यान रखना कंडीशन आपको कहां देखने को मिल रही है? शुक्र ग्रह में देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 गैस अधिक होने की वजह से, CO2 गैस अधिक होने की वजह से वायुमंडल का प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इसका जो पानी होगा अर्थात जल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो प्रेशर कुकर में ऐसा होता है, सो शुक्र में भी ऐसा होता है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, किसे बोलते हैं? शुक्र को। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 की वजह से प्रेशर कुकर जैसी कंडीशंस यहां पर फॉलो बनती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, क्या बताइए? पृथ्वी। और एक और बात रखना, बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। हम आगे बात करते हैं पृथ्वी के संदर्भ में। पृथ्वी के पूरा अगर देखा जाए इलाका तो 71% हिस्से पर क्या बताइए आपको? पानी मिलेगा। इतना ज्यादा पानी होने की वजह से जब इसे ऊपर से देखते हैं अंतरिक्ष से तो पूरी पृथ्वी दिखती है नीली नीली, क्योंकि पानी का रंग कैसा दिखता है वहां पर? नीला नीला। तो आप जानते हो इसे कहा जाता है पूरा नीला ग्रह। पृथ्वी को बोलते हैं क्या? नीला ग्रह। और सारे सौर मंडल में अगर देखा जाए तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर अभी जीवन पाया जाता है। ठीक है ना। हाँ, पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी के बारे में मैं आपको डिटेल से तब पढ़ाऊंगा जब मैं पृथ्वी को प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना पृथ्वी के बारे में कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, कि पृथ्वी ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो बताया था। उपसौर की घटनाएं बता दिया, अपसौर की घटना बता दिया। ये 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में घूमती है। पृथ्वी जो है ध्यान रखना पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ये ध्यान रखना चपटी है। अगर हम पृथ्वी को बनाकर देखें तो पृथ्वी को ध्यान रखना आप अगर बनाएंगे तो ऐसा वो मिलेगी, क्योंकि ऐसे में अगर आप नापोगे पृथ्वी को ना तो 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी ऐसी। आड़ा नापोगे आप ईस्ट से वेस्ट, पृथ्वी को अगर आप ईस्ट से वेस्ट नापते हो तो कितना आता है? 12,756 किलोमीटर। और अगर आप ध्यान रखना इसको ऐसा नापते हो तो 12,713 किलोमीटर आता है। कितना आता है? 12,713 किलोमीटर आता है।
अगर आप ऐसा नापोगे, इसका मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब 43 ऐसी ज़्यादा है, ऐसी कम है, तो क्या हो गई, चपटी हो गई कि नहीं, हुई चपटी की नहीं। इधर से कम है कि इधर से कम है, ऊपर से है ना, ऊपर क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, तो पृथ्वी गोलाकार ना होकर ये चपटी है। कहाँ चपटी है, तो ध्रुवों पर चपटी है। कहाँ पर चपटी है, ये नॉर्थ साउथ पोल पर। अगर बोलेगा दोनों का जो व्यास है, अर्थात ये वाला देखेंगे कहलाता है विषुवती व्यास या भूमध्यरेखीय व्यास, ये कहलाता है क्या, आपका ध्रुवीय व्यास। ये ध्रुवों को मिलाने वाला कहलाता है क्या, ध्रुवीय व्यास। और ये कहलाता है क्या, बताइए, आपका विषुवती व्यास या भूमध्यरेखीय व्यास। बोलेगा दोनों व्यास में कितना अंतर होता है, तो याद कर लेना कितना होता है, 43 किलोमीटर। ठीक है, खैर मैं पृथ्वी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा जब हम पृथ्वी पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी को ही पढ़ना है, अपने घर की बात है ना। हाँ, तो चलो, तो पृथ्वी को तो अभी फिलहाल छोड़ दो, बस इतना जानते हो कि इसका एक उपग्रह ध्यान रखना क्या, चंद्रमा है, राइट। चंद्रमा के बारे में जानते हैं आप, ठीक है, जो लगभग हमारे यहाँ पर देखा जाए तो 3,84,000 किलोमीटर, ध्यान रखना यहाँ पर देखेंगे दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वहाँ से जब ध्यान रखना लाइट आता है, जानते हैं आप, खुद का लाइट नहीं है उसमें, लेकिन वो चंद्रमा क्या करता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और हमें दिखाई देता है, राइट। तो आप जानते हैं उसका जो लाइट रहता है, सूर्य का लाइट हमारी पृथ्वी पर आता है 8 मिनट 18 सेकेंड अप्रोक्सीमेट टाइम, ठीक है ना। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो लाइट हमारी पृथ्वी पर आता है वो आता है 1.27 सेकेंड। दोनों का टाइम याद रख लेना, ठीक है। देखिए, पृथ्वी में सूर्य का जो प्रकाश रहता है, पृथ्वी में सूर्य का जो प्रकाश रहता है, तो उसको आपको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है बेटा, तो 8 मिनट 18 सेकेंड, ठीक है ना। 8 मिनट 18 सेकेंड, कुछ बुकों में 8 मिनट 20 सेकंड लिखा हुआ था, कुछ में 8 मिनट 16 सेकंड लिखा रहता है। एक एवरेज टाइम अपन माने 8 मिनट 18 सेकंड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम बात करते हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो प्रकाश हमारी पृथ्वी में आता है मात्र 1.27 सेकंड, बहुत कम टाइम। कितना, मात्र 1.27 सेकंड, लगभग देखा जाए तो 1.5 सेकंड। सोचो आप, ऐसा करो, पर आ गया, ठीक है, इतना। चलिए, बन जाएगा, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, फैक्चुअल चीजें हैं आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, मंगल के बारे में, अच्छा सुनिए, अगर हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा में सबसे पहला अगर देखा जाए अंतरिक्ष यात्री कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग 1969 में गया था, ठीक है ना, जुलाई के महीने में। और आप जानते हैं जिस स्थान पर वो उतरे थे, वहां पर ध्यान रखना उनने पैर रखे थे, तो पैर के निशान आज तक हैं। क्यों आज तक है, क्योंकि वहाँ वायु है ही नहीं। हमारे यहाँ पर कोई निशान बना देता तो मिटाता कौन है, कभी ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे आपने अपने घर के पास में अपना नाम लिख दिया हो कुछ से, ठीक है ना, तो क्या होगा, वायु आती है, पानी गिरता है, ये मिटा देता, नहीं तो ध्यान रखना आई भैंस और ठीक है ना, हाँ, तो मिटा देती है। तो लेकिन वहाँ पर ना भैंस है, ना कंकड़ पत्थर, ना कोई वायु है, तो वहाँ पर जैसा निशान पाड़ोगे तो मिटता नहीं है। तो जहाँ पर वो उतरे थे, राइट, वहाँ पर उनके पैरों के निशान है, आज भी वो पैरों के निशान है, आज भी पैरों के निशान है। तुमको मिटाना तो मिटा सकते हो, जाले जाना वहाँ, ठीक है ना। बाकी अभी तक कोई मिटाया नहीं है, ठीक है ना। उस स्थान को जहाँ पर ये लोग उतरे थे उसे बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब शांति का सागर। पेपर में आता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहा जाता है, या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, क्या है, ठीक है ना। ठीक, तो सी ऑफ जो ट्रैंक्विलिटी है एक्चुअल में ध्यान रखना कहाँ मिलेगा आपको, इस चंद्रमा में मिलेगा। और बोलेगा चंद्रमा में कौन सा प्लेस, कौन सा स्थान, तो आप जानते हो जहां पर नील आर्मस्ट्रांग लोग उतरे थे वो कहलाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो आपके पेपर में तो केवल इतना आएगा, क्या आएगा कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहाँ है, तो मत बोलना हमारे मोहल्ले में है, कहाँ बोलना, चंद्रमा में, ठीक है ना। हाँ, तो इतना थोड़ा जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पृथ्वी इतना कवर करना। अब हम बात करते हैं बेटा क्या, मंगल की। क्या करते हैं हम, बताइए, मंगल की। तो मंगल में ध्यान रखना, अगर देखा जाए पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन पाए जाने की संभावना है तो वो कहाँ मिलेगी आपको, मंगल। मंगल में सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, ठीक है ना।
तो आप जानते हो अमेरिका ने भी रिसर्च किया, नासा ने। हमारे इंडिया ने, ध्यान रखना, 2013 में एक अभियान किया था मॉम, राइट, उसका नाम क्या है, मॉम। अगर एग्जाम में आया व्हाट इज मॉम, ठीक है ना, मॉम इज वाइफ माई फादर, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ क्या आएगा, मार्स ऑर्बिट मिशन, लिख लो फुल फॉर्म उसका क्या आएगा यहाँ पर, मार्स मतलब मंगल, ऑर्बिट मिशन मॉम का फुल फॉर्म। तो मंगल ग्रह में जो मंगलयान छोड़ा गया था, ठीक है ना, 310 दिन की यात्रा करते हुए वो स्थापित हुआ था। तो उस पूरे अभियान का नाम क्या बताइए, मॉम। मार्स, मार्स मतलब मंगल, ऑर्बिट मिशन, ठीक है ना, मार्स ऑर्बिट मिशन, ठीक है। चलो, तो भारत ने भी मंगल में मंगलयान छोड़ दिया, ठीक है ना। मंगल के ध्यान रखना 2 उपग्रह हैं। मंगल कितने मिलेंगे, 2 उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा डीमोस, एक मिलेगा फाबोस, ठीक है ना। इसके 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है डीमोस, एक का नाम है क्या बताइए, फाबोस। डीमोस और फाबोस, आपको बता दूं डीमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ध्यान रखना थोड़ा सा। डीमोस और जो फाबोस हैं, ठीक है, एक इसके उपग्रह हैं, तो मंगल के। डीमोस ध्यान रखना, सभी सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं सभी ग्रहों के, उनमें सबसे छोटा कौन है, आएगा डीमोस, ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। आप जानते हैं इस मंगल में सबसे ज्यादा आयरन है, सबसे ज्यादा आयरन है। यही कारण है कि आयरन के ऑक्साइड होने की वजह से, आयरन के ऑक्साइड होने की वजह से इसका पूरा की पूरा रंग कैसा है, लाल। आप जानते हो लाल मिट्टी का सूत्र होता है Fe2O3, ये देखो लाल मिट्टी का सूत्र है, राइट। तो लोहा है कि नहीं, इसका ये ऑक्साइड है कि नहीं, जो जब लोहा ऑक्साइड बनाता है तो कौन सा रंग आ जाता है बताइए, इसका लाल। इसलिए ध्यान रखना इस ग्रह को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह, क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड की बहुलता होने की वजह से कौन सा रंग हो जाता है इसका आसपास, पूरा लाल। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लाल दिखता है। क्यों दिखता है, तो लोहे के ऑक्साइड की वजह से, ध्यान रखना, किसकी वजह से, लोहे के ऑक्साइड की वजह से ये लाल दिखाई देता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये हुआ आपका मंगल। मंगल में ही हम देखेंगे अगर वहां पर, ठीक है ना, ठीक है ना, एक बहुत ऊंचा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है ना, उसका नाम है, ध्यान रखना, ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी, ठीक है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वहां पर, ठीक है ना, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है पूरा, ओलिपस मेसी। कहाँ मिलेगा ये, मंगल ग्रह में। और वहां पर एक ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी है, पूरे सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंची, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। नाम लिखो, निक्स ओलंपिया, सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी। हम बोलेंगे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, उसे 3 गुना ऊंची है, ध्यान रखना, मंगल ग्रह में निक्स ओलंपिया, ठीक है ना। हाँ, इसमें चढ़ना तब मानूंगा मैं तुमको ठीक है। तो निक्स ओलंपिया और ज्वालामुखी पर्वत क्या है, ओलिपस में से, ठीक है ना। चलिए, बन जाएगा। बस इतना थोड़ा आप मंगल ग्रह के बारे में कवर कर लीजिएगा, ठीक है, इतना पर्याप्त है मंगल ग्रह के बारे में। फिर देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी है उसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टी। एग्जाम में बताया था मैंने, क्वेश्चन यहां से आता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में होती है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ होती है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होती है। ये एक्चुअल में ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं जिन्होंने ग्रह का रूप नहीं ले पाए, एक ग्रह का रूप नहीं ले पाए तो सर उपग्रह कहलाए। लेकिन उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं, और एक ग्रह की परिक्रमा नहीं लगाते, ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। इसलिए यानी हमें ग्रह बोलना मजबूरी है, ग्रह बोलना मजबूरी है। लेकिन ग्रह तो ध्यान रखना निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, विशाल होता है, लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे होते हैं। तो इसलिए क्या बताओ, इनको ग्रह तो बोलेंगे लेकिन पूरे पूरे ग्रह नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो इस प्रकार हम देखेंगे एस्टेरॉयड बोलते हैं, ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो आप मिलेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये धूल मिट्टी बर्फ के कणों से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। बस ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। अब आप जानते हो, ये हम बात करते हैं, यही जो एस्टेरॉयड है कई बार घूमते घूमते हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं।
तो पृथ्वी पर जब आते हैं, ध्यान रखना, तो क्या बताइए, ये पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी में वायुमंडल होने की वजह से, घर्षण होने की वजह से इसमें लग जाती क्या, आग। और ये जब नीचे आते हैं तो क्या बताइए, आग का गोला जैसे रहते हैं, इनको बोलते हैं क्या हम लोग, उल्का पिंड। क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। और छोटे टुकड़े रहे तो क्या बोलते हैं, उल्कास या कॉमेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। चलो नहीं, उल्का पिंड बोलना इसको, क्या बोलना, उल्का पिंड। चलो आएगा बृहस्पति। बृहस्पति ध्यान रखना पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, राइट, सबसे बड़ा ग्रह। और इसका ध्यान रखना क्या बताइए, उपग्रह, उसका नाम है गैनीमेडे। ये भी ध्यान रखना सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। और ध्यान रखना इसका जो उपग्रह है वो भी क्या बताइए, सबसे बड़ा। यहां तक देखो बेटा, ये कहलाते हैं पूरे पार्थिव ग्रह, अर्थात इनमें आप खड़े हो सकते हो। इसके बाद यहाँ खड़े नहीं हो सकते, ध्यान रखना, पूरे की पूरे क्या बताइए, गैस वाले ग्रह हैं। और लास्ट में क्या बताइए, बर्फ के बन जाती है, हिम वाले। तो ये देखो, इधर आपको ठोस वाले मिलेंगे, इधर आपको गैस वाले मिलेंगे, और फिर इधर आपको बर्फ वाले मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जानते हो बृहस्पति के बारे में इतना बड़ा याद रखना कि सबसे बड़ा ग्रह है, इसका उपग्रह क्या बताइए, सबसे बड़ा गैनीमेडे। बस, ज्यादा कुछ याद नहीं करना बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति में ध्यान रखना सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं क्योंकि ये पूरा की पूरा गैस का बना हुआ है, ठीक है। बस, शनि के बारे में याद करेंगे, ये ध्यान रखना पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। पहला कौन बड़ा बताइए, बृहस्पति, दूसरा बड़ा कौन है, शनि। और इसका जो उपग्रह है सबसे फेमस है, उसका नाम है टाइटन। ये टाइटन का ध्यान रखना आकार लगभग प्लूटो के बराबर है। तो ये टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। देखो कितना संयोग बना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसका बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। दूसरा बड़ा ग्रह शनि, उसका उपग्रह क्या आएगा, दुनिया का मतलब सौरमंडल का दूसरा उपग्रह। दोनों में देखो फर्स्ट सेकंड। शनि में आप जानते हो 7 और क्या बताइए, बलय पाए जाते हैं। ये गैस, धूल, मिट्टी के कण क्या बताइए, यहाँ पर बलय पाए जाते हैं। 7 रिंग पाए जाते हैं, इसलिए सबसे सुंदर दिखाई देता है। इसके जो रिंग है, रिंग को ध्यान रखना सबसे पहले किसने देखा था, एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है गैलीलियो, जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। इसने इसके रिंग देखा था, गैलीलियो गैलीली, ठीक है ना, इटली का रहने वाला है। शनि ध्यान रखना भी वर्तमान में देखेंगे सबसे ज्यादा उपग्रह किसके ज्ञात हैं, तो शनि के, जिनको ध्यान रखना मान्यता मिल गई है। तो शनि के बारे में इतना ध्यान रखना, इसका उपग्रह क्या आएगा, फेमस टाइटन। बस, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। शनि का ध्यान रखना मालूम है डेंसिटी बहुत कम है, जानते हो हमारी पृथ्वी का डेंसिटी 5.5 है, इसलिए पानी में डूब जाती है। इसका डेंसिटी 0.7 है, इसलिए आप जानते हो अगर हम इसे पानी में फेंकेंगे, वैसे पानी में फेंक नहीं सकते, मान लो पानी में फेंकेंगे तो आप जानते हो ये डूबेगा नहीं। शनि डूबता नहीं है पानी में, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है। अरुण का याद करना, अरुण में ध्यान रखना ये ऐसा ग्रह है जो शुक्र की तरह क्या बताइए, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाता है। अरुण से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। आप जानते हैं अरुण जो है, ठीक है, ये शुक्र की तरह क्या करता, पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है, इतना याद करना। और ये जो अरुण है इसमें आप देखेंगे प्रॉपर तो मीथेन गैस की वजह से ध्यान रखना है क्या बताइए, हरा रंग दिखता है, इसे क्या बोलते हैं, हरा ग्रह भी बोलते हैं। बस थोड़ा याद रखना। बस वरुण के बारे में याद रखना, वरुण में क्या आएगा, इसमें ध्यान रखना इसकी तरह वलय पाए जाते हैं शनि की तरह, लेकिन यहाँ पर 5 वलय होते हैं। 5 वलय में आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर तो अल्फा, बीटा, गैमा, डेल, एप्सिलॉन, खैर नहीं आता पेपर में ये, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल, एप्सिलॉन इसके वलय के नाम है, किसके, वरुण के। बस ज्यादा कुछ नहीं करना। जो प्लूटो है, यहां से नहीं आता क्वेश्चन ज्यादा, मत परेशान होना। प्लूटो सुन बस लो, प्लूटो में क्या आएगा बताइए, ये बौने ग्रह पट्टी में फंसा हुआ है, इसलिए इसे ध्यान रखना 2000 क्या बताइए 6 में इसे ग्रह की मान्यता से क्या बताइए अलग कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ये बौने ग्रह की पट्टी में फंसा हुआ है। तो प्लूटो क्यूपर बेल्ट या बौने ग्रह पट्टी में फंसे होने की वजह से क्या बताइए इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया 2006 में, और प्लूटो को अब ध्यान रखना बौने ग्रह की सीरीज में रख दिया गया। बस ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर बताऊं पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन आएगा तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इतने से याद कर लेना जो मैंने आपको बताया। जितना बताया उतना सफिशिएंट, उससे बाहर मत पड़ना, ठीक है, हो जाएगा।